हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का नवंबर 2022। जो बहुत दिनों से आप लोग का मैसेज पे रुका हुआ था कि सर नवंबर का लेक्चर कब लीजिएगा। आज से हम आपके साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का नवंबर 2022 का पार्ट 1 लेक्चर पर चर्चा करेंगे। आज हम 30 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे और आने वाले 2 पार्टों में हम पूरे नवंबर 2022 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को समाप्त करेंगे। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी कंटेंट आए आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, जो आपको पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हम आपको दावा करते हैं कि आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको 90 से लेकर के 95% तक का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आएगा। और ये बात हम 2 बार सिद्ध करके दिखाए हैं। एक बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के एग्जाम में जिसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला गया है कि कितने क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आए, और दूसरा 67th बीपीएससी के पीटी परीक्षा में यहाँ पे आपको दिखाया गया है लाइव प्रूफ वाला कि कितने क्वेश्चन हमारे 67th बीपीएससी पीटी में हमारे करंट अफेयर सीरीज से पूछे गए हैं। इसका लाइव प्रूफ वाला वीडियो हमारे चैनल पर डाला गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इस करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे 8757463383 नंबर पे। तो आप इससे जुड़िए और हमारे करंट अफेयर सीरीज का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करने से। तो चलते हैं करंट अफेयर की तरफ और देखते हैं क्या क्या खबरें बनाई जा सकती है आपके नवंबर 2022 की पार्ट 1 में। नवंबर 2022 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के से जो आपके पीटी के परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। पहला नंबर में चलते हैं। पहला नंबर करंट अफेयर है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पास किया? 2019 में पास किया गया था और इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए सरकारी नौकरी एवं उच्च शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पर 10% का आरक्षण प्रदान किया गया था। ये न्यूज हम बार बार कर चुके हैं, बहुत बार इसको हम चर्चा में ला चुके हैं, इसलिए आप लोग ये इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन इस पे न्यूज ये आया है कि इस कानून के विरोध में जो है कुछ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। तो इस कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। कहां पे? उच्चतम न्यायालय चुनौती में दी गई थी, जिसे 7 नवंबर 2022 को उच्चतम न्यायालय ने इस कानून की पक्ष विपक्ष पे या इसे खत्म करना चाहिए या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इस पे सुनवाई के लिए इस पे 5 जजों का संवैधानिक पीठ बैठा और इस पे सुनवाई किया। 5 जज की पीठ ने ईडब्ल्यूएस के जो 10% आरक्षण है उसको 3-2 बहुमत से सही माना। 3 जज जो थे इस आरक्षण के पक्ष में थे, वहीं 2 जज जो थे इसके पक्ष में नहीं थे। तो कौन कौन से थे चलते हैं देखते हैं। 5 जज में दिनेश महेश्वरी जज, बेला एम त्रिवेदी, जेबी पारदीवाला, ये तीनों जो थे पक्ष में मतदान किए। वहीं एस रविंद्र भट्ट और मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने विपक्ष में यानी आरक्षण को खत्म करने के लिए मतदान किया था। तो जो आपको पता होना चाहिए कि जो यूयू ललित है उस टाइम में सीजेआई थे और सीजेआई इस जो जज का जो बेंच था 5 जजों का बेंच उसका अध्यक्ष भी थे। 5 जज की पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मुख्य न्यायाधीश यूयू उदय उमेश ललित। इनका नाम है पूरा नाम उदय उमेश ललित। इस 10% आरक्षण के अलावा भारत में ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को 27%, शेड्यूल कास्ट को 15% और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण पहले से प्राप्त है। और 124वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया और उसी के द्वारा ये 10% आरक्षण जो है भारत में लागू किया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। दूसरे न्यूज की तरफ चलते हैं। दूसरा न्यूज है कि भारत का 21वां विधि आयोग का कार्यकाल 30 अगस्त 2018 को समाप्त हो चुका था और 22वें विधि आयोग का गठन जो है 21 फरवरी 2020 को कर दिया गया था, परंतु इसके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति अभी 2 साल बाद नवंबर 2022 में किया गया और 22वें विधि आयोग का कार्यकाल अगले 3 माह के बाद 21 फरवरी 2023 तक है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी करेगी। अब देखते हैं कि विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी जो पूर्व कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो केटी शंकरन जो केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं उनको, और प्रोफेसर आनंद पालीवाल को विधि विशेषज्ञ हैं उनको पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। वहीं अंशकालिक सदस्य की बात करें
तो श्री एम करुणानिधि तमिलनाडु की अधिवक्ता है उनको, और श्रीमती राका आर्या को जो विधि विशेषज्ञ हैं इनको अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तीसरे न्यूज की तरफ चलते हैं। तीसरा न्यूज है कि भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वदेश विकसित, अपने देश में विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंडर इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो पूछ सकता है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल किसने तैयार किया था? तो DRDO के द्वारा तैयार किया गया था। 1 लाइन का न्यूज था, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, याद होगा, आप लोग देख लेंगे। अगला न्यूज है कि फिर से DRDO द्वारा विकसित किया गया है एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसका नाम क्या है? रुद्रम। तो एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम जो अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, अगली पीढ़ी की कौन सी मिसाइल है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। कहां पे शामिल कर लिया गया है? भारतीय वायुसेना में DRDO का एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। इस मिसाइल का काम क्या होगा? यह मिसाइल दुश्मन का रडार हो या कम्युनिकेशन सिस्टम हो या दुश्मन का जैमर्स हो या दुश्मन का फोन कम्युनिकेशन या फोन उपकरण हो, उसको ट्रैक करके उसको नष्ट करने में इसको महारत हासिल है, रुद्रम नामक मिसाइल को, जिसको तैयार किया है DRDO ने, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि 18 नवंबर 2022 को अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का ऐतिहासिक समय शुरू हुआ, जब हैदराबाद का एक निजी अंतरिक्ष या स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम S रॉकेट का सफल प्रक्षेपण इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्टेशन से किया गया। आप लोग याद रखेंगे स्काई रूट एरोस्पेस का, जो भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रथम निजी कंपनी बना है, और उसका रॉकेट का नाम है विक्रम S। विक्रम रॉकेट 3 छोटे सैटेलाइट को लेकर के उड़ान भरा और 81 किलोमीटर की ऊंचाई में अंतरिक्ष में ले जाकर के उसको स्थापित किया, जिसका कुल वजन 83 किलोग्राम था। इस रॉकेट प्रक्षेपण के बाद स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रथम निजी कंपनी बन गया है, और स्काई रूट एरोस्पेस ने इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया है। तो याद रखेंगे इन बातों को, इससे क्वेश्चन पूछना 100% चांस है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि इसरो ने PSLV C-54 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे हम ओशियनसेट 3 कहते हैं, के अलावा इस सैटेलाइट के अलावा 8 अन्य नैनो सैटेलाइट का भी सफल प्रक्षेपण 26 नवंबर 2022 को सतीश धवन केंद्र से किया। कौन? इसरो। किस रॉकेट के द्वारा? PSLV C-54 रॉकेट के द्वारा। अब देखते हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 6 है, उसका वजन 1117 किलोग्राम था, और इसका कार्यकाल ये 5 वर्ष तक अपना सेवा भारत को देगा। इस सैटेलाइट के जरिए समुद्र के संबंध में जानकारियां मिलेगी, और इसे 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसे स्थापित किया गया है। PSLV C-54 की यह 56वीं उड़ान थी। 2 उड़ान जो है असफल हो गया था, इसलिए सफल उड़ान की संख्या 54 है, और 2 असफल उड़ान मिलाकर के 56वीं उड़ान थी। और PSLV XL संस्करण का 24वां उड़ान था यह। PSLV की यह उड़ान पहली बार अलग अलग कक्षाओं में उपग्रह को स्थापित किया है, PSLV का यह उड़ान, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि P-15B कहने का मतलब है प्रोजेक्ट 15B परियोजना के तहत 4 विध्वंसक युद्धपोत का निर्माण कौन कर रहा है? मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इसका नाम याद रखेंगे, किसका? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, शिव नहीं शिप होगा यहां पे, शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कौन कौन से युद्धपोत है? 1 सेकेंड। पहला युद्धपोत है जिसका नाम है युद्धपोत विशाखापट्टनम। तो युद्धपोत विशाखापट्टनम नौसेना को 21 नवंबर 2030 नहीं होगा, यहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहां पे होगा 2021 को सौंप दिया गया था भारतीय नौसेना को, आप लोग को याद होना चाहिए। दूसरा है युद्धपोत मोरुमगांव को 24 नवंबर 2022 को पिछले महीने नौसेना को सौंपा गया है।
उसके बाद युद्धपोत इम्फाल है जिसका समुद्री परीक्षण चल रहा है, और युद्धपोत पोरबंदर है, इसका नाम बदलकर सूरत कर दिया गया है, इसका भी समुद्री परीक्षण चल रहा है। इन चारों युद्धपोत का नाम जो है भारत के 4 शहर, 4 तरीके से 4 कॉर्नर पे बसा हुआ शहर पे नाम है। विशाखापट्टनम साउथ में है, मुरुंगांव पश्चिमी में है, इम्फाल जो है ईस्ट में है, और पोरबंदर जो है पूरे वेस्ट में है। तो 4 शहरों के नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है। युद्धपोत मुरुंगांव की बात करें तो जिसका जो है जलावतरण जो है नौसेना को पिछले महीने सौंपा गया, यह एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। कौन? युद्धपोत मुरुंगांव, जिसकी विस्थापन क्षमता 74,400 टन है, और इस युद्धपोत में सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल और एंटी रेडिएशन, एंटी सबमरीन मिसाइल से लैस है युद्धपोत मुरुंगांव। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में मनाया जाएगा। तो 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे। यह पहला अवसर है जब मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस पर विदेशी राष्ट्र प्रमुख को आमंत्रित करने का परंपरा भारत की रही है। ठीक है, 2021 और 22 में कोविड-19 के कारण यह परंपरा का स्थगन कर दिया गया था। 2021 और 22 के गणतंत्र दिवस पे कोई भी विदेशी शासनाध्यक्ष को भारत शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो भारत के गणतंत्र दिवस में भाग लेने के लिए आए थे। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। इससे भी पूछ सकता है कौन से मुख्य अतिथि हैं? अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि इजराइल के संसदीय चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन जो थी वो 120 सीट में से 64 सीटें जीती हैं, और 64 सीट जीतने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के पार्टी का नाम है लिकुड, और इजराइल के राष्ट्रपति का नाम है इसाक हेर्जोग। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है नासा का चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिए एक मिशन का शुरुआत किया है जिसका नाम है आर्टेमिस मून मिशन। इसके प्रथम चरण का सफल प्रक्षेपण नासा ने कर लिया है। नासा इसके लिए शक्तिशाली रॉकेट को भी लॉन्च किया जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम है जिसके द्वारा 2024 में चंद्रमा पर मानव को भेजा जाएगा स्पेस लॉन्च सिस्टम के माध्यम से। इसको याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि 17वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया? 15 से 16 नवंबर के बीच नूसा दुआ कहां पे है? बाली। और बाली कहां पे? इंडोनेशिया के शहर बाली के नूसा दुआ शहर में 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके बाद इस सम्मेलन के बाद इंडोनेशिया ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसको सौंप दिया? भारत को सौंप दिया। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 का औपचारिक अध्यक्ष बन गया है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील में प्रस्तावित है। तो हम लोग फोकस करेंगे आने वाले जो भारत में शिखर सम्मेलन है उसके बारे में। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और जितना बार है अभी 1-2 साल तक यह पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जो बाली में जो शिखर सम्मेलन हुआ है G20 का, तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये थीम था G20 शिखर सम्मेलन, 17वां G20 शिखर सम्मेलन का। अब बात करें G20 की स्थापना 1999 में किया गया, जो विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। तो G20 किस देशों का समूह है? विश्व में प्रमुख विकसित और उभरती या विकासशील अर्थव्यवस्थाओं या विकासशील देशों का एक समूह है G20। अब बात करते हैं G20 में कुल 20 सदस्य हैं जिसमें 19 देश है और एक यूरोपीय संघ है, क्योंकि यूरोपीय संघ में अकेले 30 देश शामिल है। एक यूनियन है यूरोपीय संघ, आपको पता होना चाहिए, आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं G20 वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% और वैश्विक जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग का प्रतिनिधित्व करती है। तो G20 पूरे विश्व पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से एक है। अब बात करते हैं G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। जो देश G20 का अध्यक्ष होता है
वही सचिवालय का दायित्व भी निभाता है और दायित्व का भी निर्वहन करता है। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के सदस्य देशों का सम्मेलन COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब सदस्य देशों का सम्मेलन, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन 6 से लेकर के 22 नवंबर 2022 के बीच मिस्र के शर्म अल शेख शहर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शुक्री ने किया। अब समझते हैं कि भारत से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सम्मेलन में भाग लिया और COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को प्रस्तावित है, तो याद रखेंगे इसको भी। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है चीन में सख्त जीरो कोविड, मतलब बहुत ही कड़ा है जीरो कोविड नीति, क्योंकि वहां पे जैसे ही थोड़ा बहुत कोविड आ जाता है तो जनता को पूरा लॉकडाउन लगा दिया जाता है, घर से बाहर निकलने की मनाही हो जाती है। तो एक बहुत ही सख्त, बहुत ही कड़ा कानून के रूप में चीनी सरकार के द्वारा अपने जनता पर लगाया जाता है। तो चीन में सख्त जीरो कोविड नीति के विरुद्ध सड़क पर नागरिक खाली पन्ना या कोरे कागज, सफेद कागज को लेकर के व्यापक विरोध प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध कर रहा है। तो याद रखेंगे जीरो कोविड नीति के तहत चीन में भारी मात्रा में विरोध हो रहा है। अगला न्यूज है कि पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP का पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम जो समझौता था वो खत्म हो गया है। अब यह जो TTP जो आतंकवादी संगठन है उसने देश के अंदर, मतलब पाकिस्तान में और बाहर, देश के बाहर, पाकिस्तान से बाहर हमला करने का खुला आदेश दे दिया है अपने मिलिशिया को, मतलब अपने सिपाही को, जो भी उसके आतंकवादी संगठन में जो आतंकवादी है उस सभी को। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि भारत का 15वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 के बीच गोवा में संपन्न हुआ। आपको पता होना चाहिए पिछले 14 वर्षों से यह जो फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन गोवा में हो रहा है। अब इस महोत्सव में फोकस कंट्री या स्पॉटलाइट देश कौन था? फ्रांस था, याद रखेंगे। उद्घाटन फिल्म कौन था? बल्मा एंड ऑस्कर, निर्देशक डाइटर बर्नर थे, ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने किया है। समापन फिल्म कौन था? परफेक्ट नंबर, जिसके निर्देशक करजी स्टोप जानूसी मॉर्गन है, पोलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष या जज कौन थे? नवाद लाफिद, इजराइल के हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार किसको मिला? आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, स्पेन का फिल्म है और जिसके निर्माता कोस्टारिका के थे। आगे बात करेंगे इसी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का रजत मयूर पुरस्कार नांदेर साइवन, ईरान के हैं, जिनका फिल्म का नाम है नो इंड, उनको मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार वाहिद मोबासेरी को मिला, जिसका फिल्म का नाम है नो इंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार डेनियल मोर्न नवारो को मिला, जिसका फिल्म का नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। उसके बाद इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर साउथ के कलाकार हैं, दक्षिणी भारतीय अभिनेता है चिरंजीवी, उनको दिया गया। उसके बाद ICFT यूनेस्को गांधी पदक ईरान के फिल्म नरगिसी को दिया गया, जिसके निर्देशक है पायम अस्कंदर। और ज्यूरी का विशेष उल्लेख पुरस्कार भारतीय निर्देशक प्रवीण कुंद्रेगुला को फिल्म सिनेमा बंदी के लिए दिया गया। तो इतनी बातें याद रखेंगे, खासकर लास्ट वाला चिरंजीवी को जो मिला इंडियन पर्सनैलिटी फिल्म ऑफ द ईयर, उसको याद रखेंगे। ICFT यूनेस्को, बाकी सभी को ध्यान से देखते रहेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि भारतीय नौसेना ने भारतीय समुद्र तट का विशिष्ट आर्थिक जोन EEZ जो लगभग 7500 किलोमीटर है उसकी रक्षा हेतु सी विजिल 2022 नाम से तीसरा द्विवार्षिक अभ्यास शुरू किया है। तो सी विजिल क्या है? समुद्र की तटों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया एक अभ्यास है। अब बात करते हैं 17वां। मलेशिया में विपक्ष के नेता रहे अनवर इब्राहिम को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो याद रखेंगे अनवर इब्राहिम को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। अगला न्यूज है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 नवंबर 2022 को रबी मौसम वर्ष 2021 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक के लिए रबी मौसम वर्ष है, उसके लिए
उर्वरक पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी घोषित कर दिया है कौन? केंद्र सरकार ने। तो याद रखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल का रबी मौसम वर्ष कब से कब होता है? 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के 21 मार्च 2023 तक। अगला न्यूज देखते हैं कि 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 नवंबर के बीच नाम पेनह सिटी कंबोडिया में हुआ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन में भाग लिया। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था और सदस्य देशों की संख्या कुल 10 है। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ये आदर्श वाक्य के साथ आसियान का जो कार्य किया जाता है। अब अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के राजधानी है ईटानगर के निकट हालोंगी में स्थित डोनी पोलो हवाई अड्डा का उद्घाटन 19 नवंबर 2022 को किया। डोनी का अर्थ अरुणाचली भाषा में सूर्य होता है, वहीं पोलो का अर्थ अरुणाचली भाषा में चंद्रमा होता है। आप लोग देखेंगे डोनी का अर्थ जो होता है सूर्य और पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा। अरुणाचल प्रदेश का यह प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। याद रखेंगे इनके बारे में, इनकी पूर्ण जानकारी के बारे में। अगला न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा शहर में वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए टाटा ने एयरबस जो विमान बनाती है, तो एयरबस परियोजना का आधारशिला रखा। यह भारत में प्रथम बार होगा जब कोई निजी कंपनी सैन्य विमान का निर्माण भारत में करेगा। तो याद रखेंगे वडोदरा गुजरात में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 का निर्माण के लिए टाटा एयरबस का परियोजना टाटा एयरबेस ने साझेदारी की है। अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। अगला न्यूज क्या है देखते हैं कि जलमार्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से असम के डिब्रूगढ़ तक विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज यात्रा 7 जनवरी 2023 को वाराणसी से शुरू किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI याद रखेंगे। यह क्रूज 3700 किलोमीटर की यात्रा 52 दिनों में पूरी करेगी, जिसे 37 नदी तंत्र से गुजरना होगा और 50 से अधिक पर्यटक स्थल के साथ साथ बांग्लादेश से गुजरते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करेगी। यह सबसे लंबा रिवर क्रूज जो है। इसका परिचालन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 2 कंपनियों के साथ समझौता किया है। पहला है अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज और दूसरा है JM बक्सी रिवर क्रूज। इस दोनों के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो भारत के हैं, उसके साथ समझौता हुआ है। अगले न्यूज है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा जारी किया गया है एक रिपोर्ट जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट परिषद के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब के बिंदु को पार कर गया। 7 से 8 अरब होने में 12 वर्ष का समय लगा, वहीं 8 से 9 वर्ष होने में 15 वर्ष का समय लगने का अनुमान व्यक्त किया गया है इस रिपोर्ट में। अब बात करते हैं रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 50% आबादी मात्र 7 देश में रहता है। कौन कौन सा देश? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील। इन 7 देश में दुनिया की 50% से अधिक आबादी रहती है। 2023 में भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़कर विश्व में नंबर 1 के स्थान पर आ जाएगा। भारत जनसंख्या के मामले में पीछे चीन को छोड़ देगा 2023 में। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के तत्वाधान में भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर के बीच दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। इसको याद रखेंगे आप लोग। इस मेला का थीम क्या था? वोकल टू लोकल और लोकल टू ग्लोबल। साझेदार राज्य की बात करें तो 3 साझेदार राज्य था, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। अगर हम फोकस राज्य की बात करें तो फोकस राज्य केरल था, उत्तर प्रदेश था। आप लोग हमारा वीडियो लेक्चर देखते रहिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप हमसे PDF करंट अफेयर सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो 8757
463383 नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिए। यहाँ पे आपको पीडीएफ पर्सनली प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी के आगे की बात करें, इसी के आगे चलते हैं। राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन पुरस्कार में स्वर्ण पदक केरल को मिला, रजत पदक बिहार को मिला और कांस्य पदक मध्य प्रदेश को मिला। विदेशी पवेलियन में स्वर्ण पदक अफगानिस्तान को, रजत पदक थाईलैंड को और कांस्य पदक टर्की को प्राप्त किया गया। विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र का पुरस्कार, जो प्रमाण पत्र किसको दिया गया है, तो बहरीन को दिया गया है। मंत्रालय और विभाग वर्ग में स्वर्ण पदक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और रजत पदक कोईर बोर्ड और कांस्य पदक रेलवे को दिया गया है। तो इन सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि राज्य श्रेणी में रजत पदक बिहार जीता है, तो क्वेश्चन बनना लाजमी है। 99% चांस बनता है कि इससे क्वेश्चन एक आएगा। अगला न्यूज देखते हैं कि अगला न्यूज है टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया कंपनी ने अब विस्तारा एयरलाइंस, जो टाटा सन्स की ही एक कंपनी है, और एयर एशिया इंडिया, ये भी एक टाटा सन्स की कंपनी है, लेकिन इन तीनों का मिलान 2024 तक, मर्ज 2024 तक कर दिया जाएगा, ताकि ज्यादा परसेंटेज बाजार में टाटा स्वामित्व वाली विमान कंपनी का हो। अगला न्यूज देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डिजिटल रुपया CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को थोक सेगमेंट में 1 नवंबर 2022 को जारी किया गया था और 1 दिसंबर 2022 को, एक महीना के बाद, खुदरा डिजिटल रुपया ई-रुपया जब ही जारी कर दिया आरबीआई ने। अब बात करते हैं, आरबीआई का डिजिटल रुपया एक वैध मुद्रा माना जाएगा, उसे जो आप लोग करेंसी यूज करते हैं उसी के समान एक वैध मुद्रा माना जाएगा आरबीआई के डिजिटल रुपया को। अगला न्यूज है कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, वस्तुओं और व्यापार के लिए 2010 में लागू भारत आसियान का एक समझौता है। इस नाम को याद रखेंगे, आसियान इंडिया गुड्स एंड एग्रीमेंट। शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है, AITIGA समझौता, व्यापार समझौता भारत का किस देश के साथ है, तो आसियान के साथ है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है प्रमुख नियुक्तियां। प्रमुख नियुक्तियां की बात करें तो राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बने हैं, साथ में अरुण गोयल जी को इन चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में नियुक्त किया गया है अरुण गोयल जी के वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग का ये जो वैकेंसी है, जो पोस्ट भरा गया है, वो चर्चा में है। अनूप चंद्र पांडे भी चुनाव आयुक्त है। विनय मोहन क्वात्रा जो है विदेश सचिव हैं, जिनके कार्यकाल 14 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया सदस्य बनाया गया है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरविंद विडवानी साहब के नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नियुक्ति यही है। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के सीईओ बने। एसके मिश्र प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक बने और सीबी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे वो उपराष्ट्रपति बन गए और तब से उनका पोस्ट का अतिरिक्त प्रभार जो है दूसरे राज्य के राज्यपाल को दिया गया था, लेकिन अब इसकी नियुक्ति कर दी गई है सीबी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल। प्रमुख निधन की बात करें तो विक्रम गोयल जी जो है उनका निधन हो गया, अभिनेता थे। ईला भट्ट समाज सेवी और गांधीवादी थी, उनका निधन हो गया। श्याम शरण नेगी स्वतंत्र भारत का प्रथम मतदाता थे, 105 वर्ष के थे, उनका भी निधन हो गया है। तबस्सुम प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, उनका भी निधन हो गया है। जियांग तेमिन चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका भी निधन हो गया। तो इतने निधन को आप लोग याद रखेंगे, खास करके श्याम शरण नेगी को। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं और आज का हम लोग लास्ट न्यूज, पार्ट 1 का हम लास्ट न्यूज देखेंगे। प्रमुख पुस्तक और लेखक, इसमें द लाइट वी कैरी कौन लिखा है? मिशेल ओबामा। सुल्तान ए मेमोयर वसीम अकरम साहब लिखे हैं। नेक्स्ट इन लाइन जोफ्री ऑर्चर लिखे हैं और इट स्टार्ट विथ अस कॉलिन हूवर लिखे हैं। तो इतना पुस्तक आप लोग याद रखे रखें। आप हमारा पीडीएफ सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8757463383 नंबर पे आप हमसे इस टेलीग्राम पे व व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी, नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बीपीएससी का कंटेंट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में जो मिलता है, जो पीटी और मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं।
पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपका हम दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं से हमारी करंट अफेयर सीरीज से पूछा जाएगा, जिसका हम दावा कर चुके हैं। जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।